अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हेमाटोनेक्स के बारे में पढ़ा था जो आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे वो ड्रग्स। आज हम एंटीकोगुलेंट्स पढ़ेंगे, यानी वो ड्रग्स जो बेसिकली ब्लड में क्लॉटिंग को रोकते हैं। ठीक है, अब क्लॉटिंग को रोकने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको लेज़र कर दें, एंटीकोगुलेंट्स जो है वो मेडिकेशन और मेडिकेशन दैट प्रिवेंट और डिले ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन का वर्ड जहाँ आएगा इसका मतलब होगा क्लॉट। ठीक है, तो ये वो दवाइयाँ होती हैं, वो ड्रग्स होती हैं कि आपके ब्लड में क्लॉट नहीं होने देती। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके साथ ब्लड के मसले चल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट के पेशेंट्स है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं। ठीक है, जिनमें क्लॉट बनने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसे मरीजों को ये वाली दवाइयाँ देते हैं, वो लेते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, या फिर अगर क्लॉट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये मजीद क्लॉट होने से ब्लड को रोकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि बाई इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग कैस्केड का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लड को क्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं, ये जाके उसी प्रोटीन्स को रोक देते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, या फिर उसके साथ जो है वो मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस करके उस चीज़ों को रोक देते हैं, तो ब्लड में क्लॉट होता नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दैट डू नॉट डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट्स। जो पहले से क्लॉट बने हुए हैं तो ये उसको नहीं ख़त्म कर सकते, मतलब जो चीज़ पहले से ख़राब है वो तो ख़राब है, लेकिन ये न्यू क्लॉट को रोकने से, मतलब बनने से रोकेंगे। ठीक है, प्रिवेंट न्यू वन फ्रॉम फॉर्मिंग। इसी तरीके से जो है वो उसको रोकेंगे, और जो पुराने वाले हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे, मतलब वो अपनी जगह पे रहेंगे, जितने हैं तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट्स ड्रग जो है बेसिकली क्या करते हैं, क्लॉट को बनने नहीं देते, या जो है उसके अलावा और जो है नहीं बनने देंगे, या फिर जो पुराने वाले हैं उसको बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, फिर इन ड्रग्स को हम कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जैसे इसमें पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स है। पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स वो होंगे जो आप मतलब ओरल नहीं लेते हो। ठीक है, उसमें आप आईएम, आईवी या फिर सबकुटेनियस लगाते हो, तो ये जो है पेरेंट्रल होते हैं। जैसे इसमें आता है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। अनफ्रैक्शनेटेड जो है ये काफ़ी एडवांस टाइप ऑफ हेपरिन है, जो अभी न्यू आप कह सकते हो कि न्यू जो चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। इसी तरह लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी आता है, लो LMWH, लो मॉलिक्यूलर, जिसमें ये जो नाम लिखे हुए एनोजोप्रीन और डेल्टाप्रीन। ठीक है, और टेंजाप्रीन। तो ये अप्रीन जब लास्ट में आएगा तो मतलब ये ब्लड थिनर कहलाता है। ब्लड थिनर वही जो ब्लड को थिन कर देता है, क्लॉट नहीं बनने देता। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी दूसरी कैटेगरी है वो है ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ओरल वो होते हैं जो आप खाते हो, ठीक है, जैसे गोली होती है। ठीक है, तो उसमें क्या आते हैं, उसमें विटामिन टी, विटामिन के एंटागोनिस्ट आते हैं। एक बात यहाँ पे जो आपने समझनी है, वो एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो किसी चीज़ के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, तो ये एंटागोनिस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो विटामिन के को रोकते हैं या उसकी तादाद को कम करते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में वी के ए कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, ये होते हैं वारफरिन। वारफरिन क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जाके विटामिन के को इनहिबिट करते हैं। अब विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन के, तो जब हम वारफरिन लेते हैं तो ये जाके विटामिन के को इनहिबिट करता है, क्योंकि वारफरिन का काम है क्लॉट को रोकना। ठीक है, तो ये जाके जब विटामिन के को इनहिबिट करते हैं तो क्लॉटिंग, ये देखो एरो नीचे की तरफ आ रहा है ना, क्लॉटिंग फैक्टर जो होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर मतलब हर वो चीज़ जो क्लॉट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका लेवल लो हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि विटामिन के जो है क्लॉटिंग फैक्टर का रॉ मटेरियल है। क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के से बनेंगे, तो जब विटामिन के नहीं होगा तो जाहिर है क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर जब नहीं बनेंगे तो क्लॉट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ओरल एंटीकोगुलेंट्स। इसी तरह होते हैं डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि जो हम डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, उसमें DOACs कहते हैं ना इसको शॉर्ट में, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। थ्रोम्बिन हमारा एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड को क्लॉट करता है। तो जब हम ये लेते हैं ओरल इनहिबिटर्स या ओरल एंटीकोगुलेंट्स, तो ये जाके सीधा थ्रोम्बिन को क्लॉट करते हैं, जैसे डिबेगार्टान का लिखा हुआ है ना। ठीक है, दूसरा होता है फैक्टर XA। XA भी एक फैक्टर होता है, मतलब क्लॉट बनाने वाली चीज़ है। जब हम ये ड्रग लेते हैं, ये जाके
उसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटर यानी किसी चीज को रोकने वाला ना, तो ये आपको ये लिखा हुआ है रिवारोक्सेबेन और एपेक्सेबेन और इस तरह के जो ड्रग्स है, ये नाम आपने याद रखने। ये एक्सेबेन जब आता है ना तो मतलब ये ओरल एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग आपके बॉडी में काम कैसे करता है, ठीक है, वो आपके ब्लड को क्लॉट होने से कैसे बचाता है। तो सबसे पहले आपको हेपरिन का बताया, मेनली इसके वही हेपरिन वार्फरिन ज्यादा मशहूर है, ठीक है, दो क्लासेस है मेजर। इनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थ्री, मतलब हेपरिन जब हम लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में एंटी थ्रोम्बिन थ्री एक्टिवेट करता है। अब एंटी थ्रोम्बिन मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बिन क्लॉट करवाने वाली चीज है। एंटी का वर्ड जब हम लगाते हैं साथ तो इसका मतलब उसके खिलाफ काम करने वाला ना, तो एंटी थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के खिलाफ काम करने वाली चीज है। ये जब हम हेपरिन लेते हैं तो ये जाके एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, विच एक्टिवेट्स थ्रोम्बिन, वही बात कि थ्रोम्बिन को इनएक्टिव करेगा और फैक्टर एक्स ए जो कि क्लॉट बना रहा है उसको भी इनएक्टिव करेगा, ठीक है। जब ये सारी चीजें इनएक्टिव हो जाएंगी तो प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन या फिब्रिन जो है ये क्लॉट बनाने वाली चीज होती है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सॉलिड क्लॉट बनाता है। तो ये जाके आप समझो कि ये सारे प्रोटीन्स हैं, तो जब इसका मेन इंचार्ज नहीं होगा ना एंटी थ्रोम्बिन, आप समझो कि ये वो है कि आपने मेन इसके इंचार्ज को ही पकड़ लिया, तो आगे जाके कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है वारफरिन। वारफरिन जो है ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। विटामिन के का पहले मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लड क्लॉट करवाता है। तो जब वारफरिन हम लेते हैं तो ये क्या काम करता है, ये विटामिन के की जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देती है, ठीक है। जब विटामिन के बंद हो जाता है तो ये जाहिर है वो जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। ये 2 7 9 और 10 जाके लिवर में बनते हैं। तो ये जो है वारफरिन जाके विटामिन के को रोक देता है। जब विटामिन के रुक जाता है तो इसकी वजह से जो फैक्टर्स बनेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन के उसके लिए एक रॉ मटेरियल है जिससे वो बनते हैं। तो जब विटामिन के नहीं होगा तो जाहिर है वो चीज़ें भी नहीं बनेंगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो DOAC जो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स की हमने बात की, तो ये क्या करते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं स्पेशली डायरेक्टली उसी चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे थ्रोम्बिन को बंद कर दिया या एक्स ए फैक्टर को बंद कर दिया, ठीक है, तो वो फिब्रिन यानी कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब इंडिकेशन का बताएं। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये दवाइयाँ, ये जो एंटीकोगुलेंट्स है या जो ब्लड थिनर्स है, ये आप कब कब किस कंडीशन में दे सकते हो बंदे को। सबसे पहले इसमें है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम शॉर्ट में DVT कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस असल में क्या होता है कि जब वेन्स के अंदर बिल्कुल डीपली क्लॉट्स बनना शुरू हो जाए। थ्रोम्बोसिस वर्ड का मतलब भी क्लॉट होता है, और वो क्लॉट होता है जो फिक्स्ड हो, एक जगह पे जो क्लॉट फिक्स हुआ हो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब किसी को ऐसे क्लॉट्स हो जो बिल्कुल वेन के अंदर डीप जाके हो, ठीक है, और स्पेशली ये ज्यादातर पाँव में होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इस सिचुएशन में हम मरीज को ये वाली दवाइयां दे सकते हैं, हेपरिन वारफरिन, ठीक है। दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और उसका क्लॉट ब्लड में घूमते घूमते लंग्स तक पहुंच गया और फिर लंग्स के किसी ब्लड वेसल को जो है वो बंद कर दिया ना, इसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये बहुत एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि जब लंग्स के ब्लड वेसल्स बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, आपका गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से डिफरेंट एसिडोसिस और गैलोसिस के भी मसले बनते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन AF। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि इसमें हमारे हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं जिसको हम एट्रियम कहते हैं, वो बहुत फास्टली मतलब साइकिलिंग फॉर्म में चल रहे होते हैं, आप कैसे वो फास्ट हार्ट बीट कर रहे होते हैं, ठीक है। उस वक्त फास्ट हार्ट बीट की वजह से वहाँ पे भी ब्लड क्लॉट यानी हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। तो अगर किसी को ये मसले हो तो आप उसको उस टाइम जो है ये ब्लड थिनर दे सकते हैं। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म आफ्टर सर्जरी। किसी की फॉर एग्जांपल बहुत मेजर सर्जरी हुई है, जैसे नी सर्जरी होती है, हिप सर्जरी होती है, ठीक है, या इस तरह की कोई दूसरी सर्जरी होती है, और उसकी वजह से जब मरीज जो है वो मूव नहीं कर पाता, जब मरीज यानी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक वो बेड पे ही पड़ा रहता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके बॉडी में क्लॉट बनने के, ठीक है। तो उस मरीज को उस सर्जरी के बाद जो है हम इस तरह की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन याद रखना ये उस कंडीशन में देते हैं जब मरीज की मेजर कोई सर्जरी भी हो।
इसी तरह मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो हार्ट अटैक का मसला होता है, हार्ट अटैक आपको पता है कि होता ही क्लॉट की वजह से, जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, या कभी स्ट्रोक हो जिसको हम फालिज कहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्लॉट की वजह से होता है। तो जब किसी को ये मसला हो तो जाहिर है इसमें हम सारे ये मतलब देते हैं ब्लड थिनर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताएं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कब कब आप ये नहीं दे सकते हो, किस मरीज को आप ये वाली दवाइयाँ नहीं दोगे। तो सबसे पहले एक्टिव ब्लीडिंग। एक्टिव ब्लीडिंग मतलब किसी का ऑलरेडी जो है वो खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, किसी को ऑलरेडी ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो आप उसको ये वाली दवाई क्यों दोगे, क्योंकि उसका तो ब्लड ऑलरेडी क्लॉट नहीं हो रहा और ये क्लॉट को होने ही नहीं देता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमने ब्लड को क्लॉट करना होता है, ना कि ब्लड के क्लॉट को ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो उस मरीज़ को आप नहीं दोगे। दूसरा, रिसेंट सर्जरी, वही बात के जिसकी रिसेंट सर्जरी हुई हो, जिसका ब्लड जो है ऑलरेडी निकल रहा हो, ठीक है, या स्पाइनल और आइज और इस तरह की सर्जरी, उसमें आप ये चीज़ नहीं दे सकते हो क्योंकि ब्लड को नहीं क्लॉट होने। इसी तरह सिवियर हाइपरटेंशन, किसी का हाइपरटेंशन यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो उसका ब्लड प्रेशर इसकी वजह से और बढ़ सकता है, तो इसलिए आप ये इसमें नहीं दोगे। इसी तरह लिवर या किडनी इम्पेयरमेंट हो, क्योंकि किडनी और लिवर की वजह से ये डिटॉक्सिफाई होते हैं चीज़ें, तो जब वो काम ही नहीं कर रहे होंगे तो आप मरीज को जब दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं वो बॉडी में दूसरे मसले साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेगनेंसी में जो है वो नहीं देते, स्पेशली वारफरीन जो है ना, वारफरीन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, हेपरिन दे सकते हैं, ये बात याद रखें। अक्सर जो है वो पेपर में यही इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है और ये मुझे लगता है ये पूछा जाएगा पेपर में। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट कौन से होंगे, यानी कि अगर कोई बंदा ये दवाइयाँ ले रहे है तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लड नहीं ब्लड थिन रहे, ब्लड को थिन करेगा और इसी तरीके से ये जो है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, तो ब्लीडिंग हो सकती है नोज से या फिर स्किन से या कहीं भी, ठीक है। इसी तरह हेमाटूरिया, हेमाटूरिया भी कहते हैं। हेमाटूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन में ब्लड आने लग जाए। अब उसका पता कैसे चलेगा कि यूरिन का कलर जो है थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश हो जाता है। इसी तरह हेमेटोमेसिस होता है। हेमेटोमेसिस यानी कि वो जो क्या कहते हैं, वॉमिटिंग में जो है ब्लड आना शुरू हो जाए, ठीक है, वो भी आपको पता चले कि अंदर मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो वो वॉमिटिंग में आ रहा है। इसी तरह मेलिना, मेलिना यानी कि आप जो क्या कहते हैं, जो स्टूल होता है फीसेस, ठीक है, तो फीसेस में ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, टेरी स्टूल भी कहते हैं उसको। फीसेस का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है क्योंकि अंदर जीआईटी जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अक्सर ब्लीडिंग हो रही होती है, इसकी वजह से फीसेस का कलर चेंज होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो नेक्स्ट साइड इफेक्ट दे रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, जब आपके प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाए। अब चूंकि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, तो जब हम ये दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे होते हैं तो ये जाके प्लेटलेट्स के ऊपर एक्शन करते हैं और प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है। अब आपको पता है कि प्लेटलेट्स का लेवल तकरीबन 1.5 लाख से 4 या 4.5 लाख तक होता है। तो जब वो 1.5 लाख से कम होता है और काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। स्पेशली ये हेपरिन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं HIT, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, HIT, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक अलग कंडीशन है, मतलब जब हेपरिन के यूज करने की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाए। इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है ना इसकी वजह से, रैशेज और कफिंग और स्नीजिंग, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जब लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे ये मतलब ड्रग यूज़ करोगे एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, तो इसकी वजह से बोन्स के ऊपर असर पड़ता है और बोन जो है वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बहुत ईजीली फ्रैक्चर्ड हो जाती है। अब एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि आप जो है वो इस तरह के साइंस देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कई बंदे को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ब्रूजिंग यानी कि आप देखोगे कि स्किन के अंदर कई पिंकिश वो साइंस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या गम से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, यूरिन में देखोगे, स्टूल में देखोगे कि उसका कलर तो नहीं चेंज हो रहा। इसी तरह उसका हम हेपरिन और वारफरिन का एपीटीटी और पीटीआईएनआर देखते हैं ना, वो जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है। एपीटीटी का आपको बताया हुआ है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ये आप देखें, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। ये हमारे लिए नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी एक नॉर्मल बंदे का जब ब्लड निकल रहा होता है तो वो 25 से 35 सेकंड के अंदर अंदर रुक जाता है, ठीक है। तो आप इस मरीज का देखोगे कि जो हेपरिन वारफरिन ले रहे होते हैं उनका तकरीबन आप इससे एक गुना या 2 गुना बढ़ाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो
25 to 35 नॉर्मल है, तो उस मरीज का आप देखोगे कि वो 60 या 90 के बीच बीच में रुकना चाहिए उसका ब्लड, ठीक है। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उसको उस ड्रग का साइड इफेक्ट हो रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह वारफेरिन का जो PTINR बताया हुआ है ना, पीटी का मतलब क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी वही बात ना, कितने टाइम में आपका ब्लड जो है वो रुक रहा है। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 25 to 35 सेकंड इतना टाइम होता है। अगर ये इतने टाइम में एक बंदे का ब्लड नहीं रुकता नॉर्मल बंदे का, ठीक है, तो वो तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर कोई वारफेरिन ले रहा है तो जाहिर है उसको ब्लड रुकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कितना, 2 से 3 गुना ज्यादा। जैसे एक बंदे का ब्लड 20 सेकंड में रुकता है तो उसका 40 या 60 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखनी होती है। अगर इससे ज्यादा टाइम लगता है तो फिर हम वो चीज डॉक्यूमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और उसके लिए जो है वो कुछ और तरीका कार ढूंढते हैं। अच्छा, इसी तरह एंटीडॉट्स का मतलब ये होता है कि अगर कभी आपने इसका मैकेनिज्म या रुकना हुआ, या आप नहीं चाहते कि अब ये मजीद हम इसका काम करें, ठीक है। जैसे हेपरिन का काम आप नहीं चाहते हो कि भाई आप ब्लड थिनर की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपने दे दिया, या फिर उसका कोई रिएक्शन हुआ, या फिर इस तरह उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो अब आप इसको खत्म कैसे करेंगे। हेपरिन के लिए आपके पास एंटीडॉट, यानी इसके खिलाफ, हेपरिन के खिलाफ जो काम करते हैं वो प्रोटामिन सल्फेट है, ठीक है, और वारफरिन के खिलाफ जो है विटामिन के है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये चीजें देखें, जैसे कि ये टाइम, ये विटामिन के और एंटीडॉट वगैरह, यही आपसे पूछते हैं पेपर में, यही शॉर्टकट चीजें पूछते हैं, ठीक है, जो बेसिकली। और ये जो मतलब फार्मा का पेपर होता है तो यही होता है, इसमें आपसे इतना कोई अंदर जाके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह इतना डीप नहीं पूछते, जो मोटी मोटी चीजें होती हैं बेसिकली, जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछेंगे। अच्छा, इसमें अवॉइड IM इंजेक्शन से अननेसेसरी वेन्यू पंक्चर, यानी आपकी जनरस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो इंजेक्शन IM वगैरह ना लगाएं, और ना ही ज़्यादा प्रिक करें उसमें पेशेंट में, अगर ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे, जैसे उसको बताएंगे कि एस्प्रिन वगैरह या इंसेड जो पेन किलर्स होते हैं आप उसके साथ ना खाएं जब आप हेपरिन ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का जो है वो ब्लड जब जो वो मिक्स हो जाते हैं ड्रग्स, ठीक है, तो उसका एक गलत साइड इफेक्ट आता है। तो अगर आपको प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं तो आप ये साथ नहीं लेंगे। इसी तरह अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप मतलब फौरन रिपोर्ट करेंगे, और टूथब्रश वगैरह जो जितने भी यूज़ करते हैं या रेजर यूज़ करते हैं तो वो सॉफ्ट यूज़ करें, क्योंकि हार्ड यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, फिर वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो और मसले होंगे, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग टिप ये है कि हेपरिन जो है वो हॉस्पिटल, हेपरिन से आप एच से हॉस्पिटल याद रखेंगे, शॉर्ट एक्टिंग, यानी शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये कि ये कम टाइम में अपना काम करते हैं और इसका असर भी कम टाइम में ख़त्म हो जाता है, जैसे 1 घंटे में काम कर लिया और ख़त्म, ठीक है। वारफरिन जो है ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब ये कि काफ़ी टाइम तक बॉडी में चलते हैं, इसका टाइम ज़्यादा है, ठीक है। ये जो है आपने याद रखना है। इसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, जैसे एंटीडॉट्स वगैरह हो गए या फिर इसकी क्लासेस हो गई, एंड दैट्स ऑल। सो आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।